सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में नई पेशरफ्त हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख्वंजाद और अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात हुई, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि किसी की सरजमीन भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो ज़िम्मेदार वो खुद होगा। उन्होंने कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से अफगान ट्रांजिट गुड्स में तेज़ी आ सकती है। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा कि पाकिस्तान में अफगान शहरियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जिस पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अफगान क़यादत को मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी की यकीन दहानी कराई है और अफगान वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है। इस मुलाकात के बाद अब इसके समरात हो सकते हैं क्या? बातचीत जो हुई है इस मुलाकात से किस फाइल का हल निकल सकता है, इसी पर बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब के साथ हमें सीनियर एनालिस्ट ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने भी ज्वाइन किया। दोनों का शुक्रिया कहेंगे, वेलकम कहेंगे। शाह साहब, आपसे आगाज़ में कर रही हूँ। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ये जो दौरा काबुल है, विज़िट है एक दिन का, अब किस तरह से देख रहे हैं इसको, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? और दूसरा ये कि ये मौसर साबित हो पाएगा इस मुलाकात के बाद? आप आगे क्या देख रहे हैं कि कुछ पेशरफ्त होगी मज़ीद? जी हमने बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में एक हम कह सकते हैं पाकिस्तान ने एक ट्रम्प कार्ड खेला था और वो शायद इफेक्टिवली कामयाब हुआ है। अब इसका फ़ायदा बिल्कुल इफेक्टिव भी होगा और इसका फ़ायदा भी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो अपने बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर जो कबायली बेल्ट थी खैबर पख्तूनख्वा की, उसके अंदर सिक्योरिटी इंतहाई अहम है। उसकी वजह यह है कि इकॉनमी डेवलपमेंट और आपकी सिक्योरिटी आपस में लिंक्ड है। इस वक्त जो भी इन्वेस्टर आ रहा है, चाहे वो मिनरल सेक्टर में आएगा, चाहे वो चाइनीज़ की शक्ल में CPEC और BRI प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए लेके जाएंगे, उसके लिए अमन बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब का इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अफगान हुकूमत जो है वो ट्रेड पे बात करती रही, अफगान हुकूमत अफगान महाजरीन के मसले को जो है वो उठाती रही, साथ साथ वो बाकी कुछ ऐसे ट्रेड रिलेटेड और इकॉनमी रिलेटेड बातें करते रहे। लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, वो था TTP और BLA, क्योंकि इनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा मेरे ख्याल में ना तो यहाँ की अमन आ सकता है, ना डेवलपमेंट आ सकती है, ना इकॉनमी जो है आगे चल सकती है, क्योंकि ये एक सेट एजेंडा के तहत हॉस्टाइल कुव्वतें इनको सपोर्ट कर रही हैं। अब एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट जो मेरे ज़राए के मुताबिक ये है कि, और बड़ी खबर भी है कि चीन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस तमाम मामला को करीब लाने में। और मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है कि चीन खुद भी चाहता है कि वो CPEC और BRI को लिंक करे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक, और जो है वो सेंट्रल एशिया की मार्केट को भी कैप्चर करे, साथ साथ रशिया तक पहुंचने का भी उसका ये एक बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन जो इन्वॉल्वमेंट है, ख़ास तौर पर जो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त एक ट्रेड टैरिफ के ऊपर जो जंग चल रही है, मेरे ख्याल में सेंट्रल एशियन ममालिक भी चाहेंगे कि वो पाकिस्तान तक रसाई हासिल करें। तो ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा इसमें अहम मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ वो ये है कि जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर थ्रेट था, खासतौर पर इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर काबुल के जो तालिबान थे, जैसे मुत्तकी साहब और अखुन ने बार बार कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ उनके मामला अच्छे नहीं होते तो वो दूसरे ऑप्शन पे गौर करेंगे। वो ईरान का ऑप्शन भी था, वो इंडिया का ऑप्शन भी था, और इंडियन इन्फ्लुएंस को भी हम वेस्टर्न बॉर्डर पे काउंटर कर सकते हैं जब पाकिस्तान और काबुल के ताल्लुकात बड़े अच्छे होंगे। तो हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर पे 3 जंगें आ रही थी, एक आपकी मिलिटेंसी की थी, एक आपके खिलाफ ट्रेड वॉर थी, एक आपके खिलाफ वाटर वॉर जो इंडिया और दूसरे हॉस्टाइल एजेंसीज ने शुरू की थी, वो उसको काउंटर करने में इसहाक डार साहब का ये विजिट जो है मैं समझता हूँ बड़ा अहम होगा और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान के जो घेरा तंग हुआ था वो मेरे ख्याल में बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलेगी। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे तो खिते के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, मिलिटेंसी के खिलाफ जंग भी जीती जाएगी, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक बूम के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो गवादर का प्रोजेक्ट है, CPEC का प्रोजेक्ट है, या जो इस वक्त SIFC के अंडर मिनरल डेवलपमेंट के लिए जो फर्म्स आएंगी, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो गया है। ठीक। एहतशाम साहब, आप समझते हैं कि जैसे हम देख रहे थे कि अभी शाह साहब भी बात कर रहे थे, खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए ये जो हम देख रहे हैं कि थ्रेट है TTP
और इसमें चाइना का बड़ा किरदार है इस मुलाकात में भी, उन्होंने भी कहीं पुश दिया जिसकी वजह से शायद अफ़गान तालिबान अब वाकई संजीदगी से अब इक़दाम करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब TTP जो है उसकी बैक तोड़ना बड़ा ज़रूरी हो गया है और अफ़गान तालिबान या अफ़गान अबूरी हुकूमत अब आने वाले वक्तों में इसमें किस हद तक मदद कर सकती है? देखिए आमना, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू तो मिल गया है, डील हैज़ बिन स्टक और इसका फ़ायदा दोनों मुल्कों को होगा। अच्छी बात यह है कि जो इत्तलात हैं कि पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली स्ट्रेटजी को चेंज कर लिया बिल्कुल, कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत के साथ हमने कैसे डील करना है। अब ये कि मैक्सिमम कहा जा रहा है कि सफारतकारी जो है ना उसको, जिसको कहना चाहिए उसको लेके आगे चलेंगे, ताकि पूरी दुनिया, और जिस तरह शाह साहब बता रहे हैं अभी चाइना के साथ UAE, सऊदी अरब, अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें है। वो सारे कह रहे हैं कि 2021 का दो अकॉर्ड पे अमल होना बड़ा ज़रूरी है। और अच्छी बात है कि जो चीज़ें तय हुई हैं अभी इसहाक डार साहब के दौरे के दौरान, कि दोनों मुल्कों की सरजमीन एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगी। देखिए 3 बड़े इशूज़ में जिसमें बात हुई आमना, एक तो क्रैक डाउन ऑन TTP, ये बड़ा वाज़े तौर पे उनको बताया गया कि जी, बल्कि लफ्ज़ यूज़ किया गया डार साहब की तरफ से जो मेरी इत्तला है कि भी क्या वजह है कि आप ये 5-6 हज़ार TTP के लोग जो हैं इनको पाकिस्तान के ऊपर आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। आप 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को देखें और एक अरसे ताल्लुकात ख़राब हैं तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये पहली दफ़ा कहा गया है कि वहाँ रियलाइजेशन हुई। देखिए मसला ख़राब कहाँ हुआ, अपना 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जो 60,000 अफ़गान महाजिरीन को भेजा गया उसमें हमें मानना पड़ेगा उस मिसमैनेजमेंट हुई, उस पर उनके इशू अपना जिसको कहते हैं कंसर्न थे। अब ये तय किया गया कि जी पूरी तसल्ली करने के बाद जिसको कहना चाहिए कि बाइज़्ज़त तौर पे जो 13 लाख टोटल अब भेजने हमने महाजिरीन उनको भेजा जाएगा। एक और बात जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि जी उन्होंने पाकिस्तान में जायदादें ख़रीदी हुई हैं तो आप उनको धक्का दे के कह रहे हैं बेच के चले जाएँ। तो इसहाक डार साहब ने मेरी तला यही कहा उनको, कभी कौन सा मुल्क है आप जहाँ आपको आपकी नेशनैलिटी नहीं है, आप उसके शहरी नहीं हैं, आप वहाँ पे अपनी जाके जायदादें ख़रीदें। हाँ ये है कि हम इसको रिज़ॉल्व करने में मदद देंगे, हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। इस हवाले से अब आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। अच्छा दूसरी बात है आपने जो मेरे लिए मेरा ख्याल है बड़ी बात है वो ये है कि एक दोनों मुल्कों की तरफ से एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई जिसमें इंटेलिजेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्री के दोनों मालिक के लोग बैठेंगे, डे टू डे बुनियादों पे वो चीज़ों को देखेंगे कहाँ क्या ख़राबी है उसको दूर किया जाए। फिर यह है कि ये अफ़गान जो आप रिपैट्रिएशन होनी है इसको कैसे बड़े पैमाने पर फैसिलिटेट करना है। और फिर ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड और बायलैटरल ट्रेड के हवाले से जो पाकिस्तान से वो कुछ टैरिफ आसान करना चाह रहे हैं, कहा जा रहा है, तला मेरी ये है कि वहाँ पे भी इसहाक डार साहब ने कहा है कि आप थोड़ा सा आप भी पीछे हटें। ये जो आप इतनी ज़्यादा अपनी अहमियत TTP को दे रही है, हर बात पे आप उनकी बात सुनते हैं, हम आपको सबूत दे चुके हैं। उन्होंने कहा मेरी दूसरी दफ़ा मैं आपको सबूत दे के जा रहा हूँ कि कहाँ कौन लोग बैठे हुए हैं, आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं माज़रत के साथ। ये जब तक आप नहीं रोकेंगे हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। ये पहली दफ़ा इस बात को माना गया। फिर एक और बात है जिस पर मुत्तकी साहब ने जो नायब वज़ीर ख़ारजा उन्होंने इतराज़ किया कि देखें जी पाकिस्तान जो है ना ये जो वीज़े नहीं दे रहा ज़्यादा। फिर उन्होंने सबूत के साथ बताया कि जी पिछले 1 साल में 9 लाख अफ़गानियों को वीज़े दे गए हैं। लेकिन साथ ही एक बात आमना वाज़े कर दी गई है कि 1 डॉक्यूमेंट रजीम जो है ना वो बनेगी जो 75 सालों में नहीं बनी। बग़ैर पासपोर्ट के वीज़े के कोई अफ़गानी नहीं आएगा। उन्होंने कहा जी ये आपको तय करना पड़ेगा। ये जो आपका ख्याल था कि जी सरहदें मिलती हैं आना जाना नहीं होगा, कि हमने बहुत भुगत लिया है, बीच में बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनकी वजह से दहशत गर्दी हुई है। और अब सबूत दिए गए कि हालिया दिनों में जो अफ़गान मारे गए हैं दहशत गर्दी में, पाकिस्तान ने उनको उनकी लाशें भी दी, उनको बताया भी क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है आमना। ये सब कुछ करने के बाद आखिरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, पाकिस्तान मेरी तला ये करना चाह रहा है कि सारी दुनिया को इंगेज करके बताएगा कि देखें जी हम कहाँ किस किस मौके पे हमने एंगेज किया उनको। उसके बाद अगर नई बात मानी जाएगी तो फिर हवाई हमले, ड्रोन हमले होंगे। बिल्कुल ठीक है, वो यही बात शाह साहब मैं आपका भी इस पे टेक लूंगा। जी देखिए इसमें जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ है, एक 4-5 दिन पहले पाकिस्तान एक एयर स्ट्राइक की है और ये ऑन रिकॉर्ड भी है पख्तिका में, और एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था जिसको बड़े हाजी के निक नेम से जाना जाता था, और उसके ऊपर हमने देखा कि कोई कंडेमनेशन नहीं आई। काबुल हुकूमत ने कोई जो है वो एतराज़ नहीं किया। और मैं आपको एक बड़ा अहम ज़राए जो कि अमीर मुत्तकी साहब के बड़े करीबी हैं, उनके बकौल इस मीटिंग के दौरान ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा गया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के पास ड्रोन्स हैं, पाकिस्तान के पास जेट फाइटर्स हैं, पाकिस्तान के पास एक पावरफुल सोर्स है। तो अगर हम TTP के खिलाफ और BLA के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते तो पाकिस्तान खुद ले ले। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान को एक लिहाज से गो अहेड मिल गया है। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है
कि काबुल ने गो अहेड इनडायरेक्टली दे दिया। ऑफिशियली तो जाहिर बात है कि वो उनके साथ अपने लेकिन सर गारंटीज कोई नहीं है ना। हमने माजी में भी शाह साहब इतना अच्छा कोई हमारा माजी नहीं रहा अफगानिस्तान के साथ। जब एग्जिट करना था अमरीकी अफवाज ने, उस डील में जो पाकिस्तान ने मीडिएशन की उसमें अफगान तालिबान का जो के साथ हमारा जो रोल रहा है, उसके बाद क्या आपने समझते कि कुछ हाई लेवल एंगेजमेंट्स मजीद बढ़नी चाहिए और गारंटीज होनी चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, हमें डिप्लोमेटिक टाइज बिल्कुल हमें काबुल को और अफगानिस्तान को और ख़ास तौर पर जो इस वक्त तालिबान हुकूमत है उनके साथ किसी भी लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट और दुश्मनी में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक और फ्रंट नहीं खोल सकते। और अगर जब हमें उन्होंने इनडायरेक्टली गो अहेड दे दिया कि आप अपने दुश्मनों को टारगेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब बाकी मामला चलते रहेंगे डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, और जहां जहां जरूरत होगी, जैसे कि एहतशाम साहब ने कहा कि एक हाई लेवल कमेटी बन गई है जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगी, इस चीजें करेंगी। तो मेरे ख्याल में, और दूसरा एक और चीज बताऊं कि टीटीपी के मेरे करीबी जराये का कहना है उनको भी काफी ज्यादा परेशानी है, और ये भी इत्तलात है कि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने रीलोकेशन शुरू कर दिए सेंट्रल अफगानिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फायदा ये होगा कि वेस्टर्न बॉर्डर की जो थ्रेट्स थी वो मिनिमाइज होंगी, और दहशतगर्दी के खिलाफ अगर हम कामयाब होते हैं तो मेरे ख्याल में हमारी इकोनॉमी भी आगे जाएगी और तरक्की भी होगी। सर वक्त कम है, मुझे अपनी अगली स्टोरी की जाने दीजिए। एहतशाम साहब आखिरी जुमला हम ना देखें, वो 25 से 30 हज़ार जो अफगानी यहाँ पे रुके हुए हैं बरतानिया अमेरिका के, जिनको वीज़े देने हैं, सब कुछ कर दिया गया, अमेरिका उनको नहीं लेके जा रहा है। इस पर भी बात हुई, पाकिस्तान उनको बार बार कह रहा है कि जी आप अमेरिका से कहें अपने जो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं सोर्सेज करें और यहाँ से लोगों को लेके जाएँ। ठीक है, एहतशाम साहब हमारे साथ ही रहेंगे। शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगी। इस स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, और दरियाए सिंध पर मुजवज़ा नहरों की तामीर का जब से हुआ है ऐलान, नाजरीन मुल्क की सियासत में बरपा है एक तूफ़ान। हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी इस मंसूबे को नाकाबिले कबूल करार देकर हुकूमत से निकलने की धमकियाँ दे रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि इन नहरों की मंजूरी खुद आसिफ अली जरदारी ने दी है। इस मामले पर सिंध में शदीद एहतजाज हो रहा है, लेकिन अब मामलात में बेहतरी की सूरत दिखाई देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के कायद नवाज शरीफ की इस मामले पर पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स दूर करने की हिदायत के बाद दोनों जमातों में बात आगे बढ़ी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोन पर रब्ता किया और मुलाकात करके मसले को मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तफाक किया। अब क्या बात बन जाएगी या ये दोबारा जाके मामला जोर पकड़ सकता है? एहतशाम साहब आपका क्या इस पर है? आपका मैं तज्जिया चाहूँगी। मौजूदा हम देख रहे थे कशीदगी बड़ी थी, ये अब कुछ बेहतरी की जानिब मामला जाएंगे, और या वाकई आप समझते हैं कि मामला है ही नहीं था इस तरह का कोई, ये स्टेटमेंट्स की हद तक था? देखिए हम ना ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह तौर पे अब सामने आ गई है कि भले पीपल्स पार्टी इससे डिनाई करे, लेकिन आपको याद होगा कि एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट हाउस में, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपने देखा इंटीरियर मिनिस्टर जो है ना नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब भी बैठे थे वहाँ पे, जहाँ तय किया गया था, और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पे बात हुई थी, 6 नहरें निकालने की बात हुई थी, 2 पंजाब से, 2 सिंध से और 1 बलूचिस्तान से, इस पर एग्री किया था। अब ये असल मसला हुआ हम ना कि आप देख लें वो नेशनलिस्ट पार्टी जो मुर्दा हो चुकी थी, कौम परस्त पार्टियाँ, वो दोबारा से उन्होंने सर निकालना शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल ये हुई कि इनका एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अब ये लोगों को मिलने नहीं जा रहे थे, जिस तरह इनके लोगों पे आप देखें वज़ीरों पे भी हमले होते हैं। अब उनको लग रहा है कि इन्होंने स्टैंड लिया है, अब उनकी मजबूरी है, ये सामने आ गया, अदरवाइज़ ये चीज़ें तय हो गई थी, इसके बगैर नहीं हो सकती थी। अब 2 चीज़ें, एक तो बड़ी खबर भी आपको दूंगा कि इस हवाले से अब होने क्या जा रहा है। देखिए हम ना जो ये आपका वाटर रिकॉर्ड है 1991 का, इसको तो हुकूमत ने कह दिया जी हम बिल्कुल इसको नहीं छेड़ेंगे, ये इसके लिए जो पानी जिस सूबे का हिस्सा बनता है उसको दिया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 1992 के इर्सा एक्ट में तब्दीली लाई जा रही है, उसको तब्दील इस तरह किया जा रहा है कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है, उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है पाकिस्तान में कि वो बैठ के पानी के मसले के हल के लिए सब लोगों को बैठें और उनकी बात सुने और अपने तौर पे बताएं कि कौन गलत है कौन सही है। एक और बात जिस पे यही तय वहाँ पे की जाएगी कि ये जो कमेटियाँ बनेंगी कि वाटर लॉस कितना हो रहा है, उसके बाद ये है कि जी वाटर ऑडिट हुआ करेगा। इसके लिए जो है ना वफाक ये कह रहा है कि टेलीमेट्री सिस्टम जिसको पीपल्स पार्टी अपोज कर रही है, उन्होंने कहा जी क्यों अपोज कर रहे हैं, ये लगा दिया जाए टेलीमेट्री सिस्टम तो पता चल जाएगा कि किस सूबे को कितना पानी जा रहा है और ये बात ही ख़त्म हो जाएगी कि कुसैन का पानी चुरा रहा है। तो देखें ना इस हवाले से तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। फिर ये है कि जो कहा जा रहा है कि जी पहले हर साल एक्सपर्ट्स बिठा लिए जाए ना, उससे उनसे पूछ लिया जाए, एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स हों साथ इस पर एक पेज पे, ताकि कोई ऐसा अब ये हम ना कंटेंशियस मसला ना आगे चले जी ना आए।
दूसरा ये कि हम ना इस हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो खबर के तौर पे बता सकता हूँ आपको, वो ये है कि इर्सा का चेयरमैन जो है ना 1 साल के लिए अपॉइंट होता था, अब इसको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट देंगे। फिर यह है कि हर सूबे से एक वाइस चेयरमैन जो है ना वो भी लिया जाएगा इर्सा का, वो भी बैठेगा और फिर ये मेजॉरिटी वोट के साथ जो है ना इसका फैसला किया जाएगा पानी के हवाले से, और कोई जिसको कहते हैं वीटो का हक किसी को नहीं दिया जाएगा। एक दूसरा इसमें यह है कि जो अब तय किया गया उसमें हम ना वो बता रहे हैं कि जी टोटल इसमें हमारे 27 वाटर सिस्टम हैं, जिसमें 16 बैराजेस हैं, 7 कैनाल्स हैं और 2 हेडवर्क्स हैं और 2 पुलों के ऊपर सिस्टम लगे हुए हैं। अब इसको सामने रखते हुए फैसला किया जाएगा कि किसको पानी किस तरह मिलेगा, और सिंध को राज़ी करने के लिए कहा जा रहा है कि रैनी कनाल जो है ना उस सिंध के लिए जो बड़े अरसे से है उसको बनाया जाएगा, उसका पानी सारा का सारा इनको दिया जाएगा। वो जो बात हो रही है चोलिस्तान की एक बड़ी 170 मील लंबी वाली, वो कहा जा रहा है कि भावलपुर सलमान की हेडवर्क से ली जाएगी और उसका पानी पंजाब से होकर सुतलत में जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जी बहरा अरब में जो पानी बह जाता है हमारा 30%, उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि ये सारा कुछ तय किया जाए। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जिसको कहते हैं ठीक होने जा रही हैं। और अच्छी बात ये आमना कि बातचीत के ज़रिए मसले का हल अगर तलाश किया जाएगा तो बेहतरी आ जाएगी। और ये पीपल्स पार्टी पे दाग नहीं दूर हो सकता कि सदर साहब ने बैठ के मंजूरी दी थी, अब उसको वाएँ वाएँ शाएँ कर रहे हैं। एक अरसे के बाद जब मामला आधे से ज़्यादा तय हो गया, नहर खोदने वाला काम हो गया, एक जो 170 मील लंबी नहर बननी थी, आपने देखा यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी हुआ था लाहौर में जो ग्रीन सर, लेकिन वो भी तो एक वो भी था ना, लेकिन वो भी तो एक इम्प्रेशन था ना कि पीपल्स पार्टी और PMLN का कि जी वो सियासत नहीं कर रहे उस तरह से। अब पीपल्स पार्टी को के ऊपर से ये इम्प्रेशन जो था वो एक उसका प्रेशर भी था कि जी ये अब एलाइज बन गए। माजी में हमने देखा कितनी तलखियाँ थी, किस तरह के मामला थे, अब तो सब एक पेज पर हैं। तो शायद वो उस इम्प्रेशन का एक प्रेशर था जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने शायद स्टैंड लिया हो। एहतशाम साहब, एक ब्रेक लेते हैं हम। अपना अगला टॉपिक ईरान US न्यूक्लियर टॉक्स, उसमें किस हद तक पेशरफ्त हुई है, किन शराइत के साथ आगे बढ़ा जाएगा। एक और गेस्ट हमें साथ ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ईरान US न्यूक्लियर टॉक्स की बात करेंगे। रोम में अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का एक और दौर मुकम्मल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। अब तक हम देख रहे हैं कि दूसरी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। अब ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में 26 अप्रैल को फिर तीसरी मुलाकात तय पाई है। ओमान बतौर सालिस मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। सऊदी अरब ने ट्रंप इंतज़ामिया के ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात की हिमायत की है। सऊदीया का ये मौक़िफ़ 10 साल कबल ओबामा के साथ ईरान के मुआहदे की मुखालफत से यकसर मुख्तलिफ है। ये मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन के लिए नई उम्मीद है। एटमी प्रोग्राम पर ईरान का 2 टोक मौक़िफ़ है कि सिर्फ आलमी एटमी एजेंसी ही निगरानी का हक रखती है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल मीडिया में खबरें चल रही हैं कि इजराइल ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर नया मंजरनामा क्या हो सकता है, इसी पर बात हमें ज्वाइन किया एहतशाम साहब के साथ आसिफ अली दुरानी साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर ईरान, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आसिफ दुरानी साहब। आपकी जानिब चलते हैं। आसिफ दुरानी साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को आप? बातचीत का जो पहला मरहला हुआ उसके बाद बड़े हमने पहले देखा कि उसमें कहा गया कि पॉजिटिव रहा, लेकिन उसके बाद जो बयानबाजी ट्रंप साहब की जानिब से धमकियाँ में इस बयान और उसका ईरान की जानिब से जवाब, अब उसके बाद ये दूसरा मरहला किस तरह से आप देख रहे हैं? इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन अब किन शराइत के साथ एक तो ये बातचीत हो रही है और कैसे आगे बढ़ा जाएगा? जी शुक्रिया। देखिए, मुज़ाकरात जब भी होते हैं वो बहरहाल उसके उम्मीद होती है उसके आगे बढ़ने की, लेकिन साथ में नाकामी का भी जो है खदशा रहता है। ईरान अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसमें यही कैफियत पाई जाती है, और उसमें हमें ये भी जहन में रखना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मिलिट्री ऑप्शन को भी जो है रूल आउट नहीं करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये नाजुक मरहले में है, और इसमें अभी तो 2 ही उनके राउंड हुए, और अभी तो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया होगा कि हाउ टू गो अबाउट द टॉक्स, और ज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव नॉइज़ेस जो है आपको जो नज़र आ रहे हैं वो यही है कि दोनों साइड जो हैं अगले राउंड पे एग्री करते हैं। और इसके साथ ही जो इजराइल का जो ख़तरा है अटैक करने का वो हमेशा रहता है, और उसमें ये भी ख़तरा रहता है, बल्कि हकीकत है कि अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, माजी में भी करता रहा है और अभी भी कोई शक नहीं अगर ऐसा होगा
तो इस किस्म के एक्शन को अमेरिका की सपोर्ट हासिल होगी। तो इन तमाम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये मुज़ाकरात चल रहे हैं और वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। जी, एक और चीज़ आसिफ साहब, ओमानी जो हम देख रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर, उनका ये बयान है कि जो इनके एटमी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे मुतालिक जो शकूक है उनकी नीयत को लेकर वो दूर किए जा सके, हमारी ये कोशिश है उनकी जानिब से कहा गया है। लेकिन क्या अमेरिका किसी भी सूरत पर चाहता है कि ईरान अपना प्रोग्राम जारी कर सके? कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है या आप समझते हैं कि किसी सूरत अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखें या इसको लॉन्च करें? देखिए, अमेरिकन जो हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं। बात यह है कि न्यूक्लियर नो हाउ जो है वो कैपेबिलिटी से मुतालिक है और अमेरिकन जो है दे हैव मिस्ड द बस, क्योंकि ईरान जब अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा था अमेरिका उसको रोकने में नाकाम रहा। और जब आप कैपेबिलिटी डेवलप कर लेते हैं तो फिर इट इज़ द मैटर ऑफ योर इंटेंशन कि आप जो है उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसको आप वेपनाइज करना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया में 32 ममालिक ऐसे हैं विच आर जस्ट स्क्रू टर्न अवे टू बिकम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, लेकिन उन्होंने अपना ये फैसला किया है कि हम इसको वेपनाइज नहीं करेंगे। लेकिन उनमें से बहुत से ममालिक हैं जो यूरोप के हैं या जापान है या साउथ कोरिया हैं, दे इंजॉय द न्यूक्लियर अम्ब्रेला। ऐसी सूरत हाल में ईरान की जो कैफियत है मिडिल ईस्ट के अंदर और उसकी जिस तरह से टेंशन रहे हैं इजराइल के साथ, तो उससे ये एक सूरत हाल कम्प्लेक्स रहती है। हाँ, ये है कि ईरान को ने खुद ये इस बात का इजहार किया है कि वो उसकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी है वो सिर्फ IAEA कर सकता है, क्योंकि यही एक न्यूक्लियर वॉच डॉग है जिसको ये इंटरनेशनली अथोराइज किया गया है कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ईरान मेरे ख्याल में इस बात पे भी राज़ी है कि वो एडिशनल प्रोटोकॉल्स पे राज़ी हो जाए। एडिशनल प्रोटोकॉल्स वो हैं कि जब आप ये साइन करते हैं तो उसमें स्नैप इंस्पेक्शन हो सकती हैं बगैर नोटिस दिए हुए। IA की टीम जो है किसी भी मकाम पे जाके इंस्पेक्ट कर सकती है। और ईरान अंडर द केस उसमें उन्होंने इस बात की इजाज़त भी दी। जी ठीक, एहतशाम साहब, पेस बढ़ने से जो हम देख रहे हैं न्यूक्लियर टॉक्स की एक पेस बढ़ी है, इसमें पेशरफ्त हमने देखी है। कुछ दिनों के बाद ही दूसरी मुलाकात और अब तीसरी मुलाकात होने जा रही है। इससे किस हद तक हमें पूरी उम्मीद होना चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? और दूसरी चीज़ ये कि आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द ऑड्स के ईरान इस पर गिव अप करे अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को, या तो स्टॉप कर दे कुछ देर के लिए, रोक ले उसको? और इसमें रशिया का किरदार क्या हो सकता है, क्योंकि रशिया ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि वो मीडिएशन कर सकता है सारे मामले में। देखिए, हम ना इस वक्त सूरत हाल जो है वो इस लिहाज से तो बड़ी अहम है कि दोनों साइड, अमेरिका और ईरान दोनों चाह रहे हैं कि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए। एक अलहदा बात है जो दुरानी साहब बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका ज़्यादती कर रहा है। अमेरिका तो करता है, देखना जब आप पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात करेंगे, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वाली बात ईरान की नहीं रही। हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ जो हुआ, यमन में हुआ, उसके बाद फिर आप देख लें लेबनान में जो सूरत हाल ख़राब हो गई है, सीरिया जो हाथ से चला गया, क्या कहते हैं रशिया वो नेवल बेस ख़त्म करके वहाँ से चला गया सीरिया से। तो यहाँ पे बड़ी कमज़ोरी है ईरान की। लेकिन हम ना अच्छी बात है कि अब बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, धमकी तो अपनी जगह है लेकिन बात करने का मौका दे रहे हैं। वो जो कारोबारी आदमी है स्टीव विटकॉफ जो बीच में पड़े हुए हैं अमेरिका, ट्रंप साहब के जो LT हैं, उनसे उम्मीदें लगाई हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने। और दूसरी तरफ आयतुल्लाह ख़मेनी ने का ये स्टेटमेंट बड़ा अहम है जिसमें उन्होंने मुकम्मल इख्तियार अपने वज़ीर ख़ारजा को अब्बास साहब को दिया है कि आप बातचीत करें और मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश करें। अब अगला सवाल ये है कि जो सब लोग पूछ रहे हैं कि जी ये सबको अपना हक़ है पीसफुल यूज़ एक एटॉमिक का इस्तेमाल कर सके, एनर्जी अपनी बना सके। लेकिन क्योंकि अमेरिका हम देख रहे हैं एक अरसे से कुछ तकरीबन 35-40 साल से सैंक्शन की नज़र हुआ है ईरान, तो उसकी पोजीशन सब देख रहे हैं। बाय द वे हम ना भारत भी बहुत मुतर्रक हो चुका है सारे मामले में, क्योंकि 2019 से पहले जब सैंक्शन नहीं थी तो 11% से ज़्यादा तेल जो है ना हिंदुस्तान दरामद करता था, वो आधी कीमत पे सस्ते दामों पे। वो भी चाहता है कि सैंक्शन किसी तरीके से हट जाएँ ताकि वो ईरान से अपना तेल ले सके। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि
फौरी तौर पे जो नज़र आ रहा है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे इसराइल के हक़ में, वो बात नहीं कर रहे। जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, रशिया भी बहुत कमज़ोर विकेट पे खड़ा हुआ है, उनके अपने इतने ज़्यादा मसाइल हैं, वो इस हद तक तो दिलचस्पी लेगा कि मामला जो है ना वो पीसफुली हल हो जाए, लेकिन वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि वो ईरान के साथ खड़ा होकर अमेरिका के साथ टक्कर ले, जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है। लेकिन पिछले दौर में कमेंट लूंगी, रशिया ने ट्रंप की पिछले दौर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो को स्टॉप कर दिया था, होल्ड करवा दिया था, जब ईरान के ऊपर ये जो पाबंदियां लगाई जा रही थी उस सिलसिले में। तो अभी जो रशियन हम देख रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट, उनका भी बड़ा इंटरेस्ट है और ओमानी जो सुल्तान है उनसे मुलाकात भी उनकी हो रही है इस सिलसिले में। तो आप कुछ देख रहे हैं आसिफ साहब, किस हद तक अगर इनका किरदार हुआ और कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है? देखिए, ओमान तो बहरहाल एक मीडिएटर ये है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया है, और आई थिंक ही इज अ ग्लोबल US and Iranian teams। मैं इसमें इजाफा करता चलूँ कि ईरान जो है वो बहरहाल अकेला नहीं है, इसमें चीन और रूस की उसको हिमायत बहरहाल हासिल है जी। और ये सन 2022 में UN रिलेटेड सैंक्शंस जो हैं वो लैप्स हो गई हैं। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की उसको एक्सटेंड करने की UN सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन ईरान, चाइना और रशिया की हिमायत ना होने की वजह से वो लैप्स हो गई। अब इस वक्त जो सैंक्शन वो सारी अमेरिकन हैं। अब चूंकि अमेरिका से लोग डरते हैं, इसलिए वो दे कांट डू बिजनेस। इंडिया ने मसलन ये है कि 2018 में तेल लेना बंद कर दिया और वो अब तक यही कैफियत है। उन्होंने अपना जो चाबार वाला प्रोजेक्ट था वो भी डिले हो गया, अब रेलवे का प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया। इससे ईरान को ज़ख्म तो पहुंचा है, इसी तरह बाकी जगहों पे भी उनका ऑयल वगैरह की सर, लेकिन ईरान फिर भी तेल बेच रहा है, उसका जो लार्जेस्ट बायर है वो चाइना है। तो इकोनॉमिकली दे आर नॉट दैट हार्ड प्रेस, यस दे आर, लेकिन उसमें उनके $60 बिलियन जो है वो फ्रीज भी हुए हुए हैं बाहर के दुनिया में, और वो कहीं और नहीं कर सकते। लेकिन ये तमाम चैलेंजेस के बावजूद अमेरिका के लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ वॉक ओवर ईरान, और ईरान के अंदर जो है बहरहाल उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन और उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता खिते के लिहाज से। ईरान इज़ वेल कैपेबल। चीज़ तो दुरानी साहब ये भी है ना, दुरानी साहब, एक का हमारी मजबूरी है कि हमारे लिए भी ये जो सैंक्शन है इसकी वजह से हमारी परेशानी है। देखें ना, पाक ईरान गैस पाइपलाइन हम अपने हिस्से का मुकम्मल नहीं कर सके और ना ही हम पूरा कर रहे हैं। वो बार बार धमकी ईरान दे रहा है कि जी हम चले जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट में और फिर आपको 15 से 18 बिलियन डॉलर हर्जाना देना पड़ेगा। अमेरिकी इस मामले में हमें बिल्कुल, जिसको कहते हैं, कोई रिलीफ देना नहीं चाहते। तो हमारे लिए भी तो मुश्किलात हैं ना इस हवाले से। जी, हमारे लिए हैं, और उसमें तो हमने जो है आवर एटीट्यूड इज़ वीक नीड, हमारे घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। ये जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था, आई वॉज वेरी मच देयर पार्ट ऑफ द डेलीगेशन, तो ये तो हमने अमेरिकी मुखालफत के बावजूद ये साइन किया था, और इसमें इसलिए कि हम ईरान हमारा हमसाया है और हमें उससे गैस लेना हमारा हक है, और ये टर्की जो है अब भी तकरीबन $12 बिलियन का गैस जो है ईरान से लेता है। हमसाया आपस में ट्रेड करते हैं, हमसाया ट्रेड नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो ये इसलिए हमारी तरफ से अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से ये ज़रा कमज़ोरी का मुजाहरा किया गया। हमने अमेरिका को जो है वो कुछ ज़्यादा वो कर दिया है, लेकिन अगर हम ये तिजारत खिते के अंदर कर दें तो वी डोंट नीड एलाइज फॉर अ फील्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच आसिफ दुरानी साहब। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे इस सेगमेंट में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो यूएई के हवाले से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी यूएई सफ़र करना चाह रहे हैं या जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या वहाँ पर मुश्किलात हैं वीज़ा को लेकर और उसका हल क्या है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। सेहत के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के नौजवान दिल के ख़तरनाक अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। एक तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि 70% नौजवान मोटापे और ख़राब कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं। यही नहीं, 20 साल की उम्र में दिल की शरियानों में चिकनाई जमने का अमल शुरू हो चुका है और हार्ट अटैक जैसे जानलेवा हमले 19 और 20 साल के नौजवानों को भी मुतासर कर रहे हैं। तहकीक में शामिल 80% ख़वातीन और 70% मर्द हजरात मोटापे का शिकार हो चुके हैं, जबकि 70% से ज़ायद नौजवानों में ख़राब कोलेस्ट्रॉल की सतह ख़तरनाक हद तक बुलंद है
और निस्फ से ज़्यादा नौजवान ऐसे भी हैं जिनका अच्छा कोलेस्ट्रॉल गैर मामूली हद तक कम है। यही वो वजूहात हैं जिनसे छोटी उम्र में ही दिल के दौरे मामूल बनने लगे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर एक नया कार्डियोवैस्कुलर रिस्क स्कोर मुतारिफ करवाना होगा। ये अपनी जगह अहम है, लेकिन सवाल ये है कि इस मसले का फौरी, बेहतरीन और मौसर हल क्या है कि जिससे हम अपनी नौजवान नस्ल को दिल के मरज़ से महफूज बना सकें। इसी पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर बशीर हनीफ, हमारे साथ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आगाज़ में हम ये बात करेंगे, आप सबसे बुनियादी वजह क्या समझते हैं नौजवानों में जो बढ़ते हुए हार्ट अटैक की? ये बड़ा ही अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए बेसिकली जो हमने बात की, ये मैं थोड़ा सा ब्रीफली बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। ये जो आपने नंबर्स दिए हैं, ये हमने एक स्टडी कंडक्ट की है जिसे पाक सेहत का नाम दिया है, जो कि पाकिस्तान स्टडी ऑफ प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस इन यंग एडल्ट्स। तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पे बहुत यंग लोगों में दिल के अमराज होना शुरू हो गए हैं, और उसकी वैसे तो मल्टीपल वजूहत होती हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स, और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि हमने जो इस स्टडी में देखा है, जो कि पूरे पाकिस्तान से हमने 2000 हेल्दी लोगों को लिया और उनके फिर हमने कुछ टेस्ट किए, जिसमें कि खून के टेस्ट भी थे, उनकी हिस्ट्री वगैरह भी थी, और एक CT स्कैन हार्ट का भी किया, और बाकी अल्ट्रासाउंड भी खून की नालियों के किया। तो उससे हमें पता ये चला, जो कि हमारा प्रिलिमिनरी जो उसको एनालाइज किया, कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिटरली जैसे आपने भी बताया कि खतरनाक हद तक जो है हमारे ओवरऑल प्रेवलेंस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बहुत ज़्यादा है। वेस्टर्न मुल्कों में ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम LDL कहते हैं, ये बेसिकली को 30% के करीब हाई होता है अगर जनरल पॉपुलेशन को देखा जाए, जबकि हमारे यहाँ जो देखा गया तो उसमें ऑलमोस्ट 70% लोगों का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है। और उसके अलावा सबसे बड़ी जो अलार्मिंग चीज़ थी, वो ओवरऑल जो मोटापा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अगेन बाकी अगर देखा जाए तो मे बी 40-50% हद तक होता है। तो हम एक चीज़ बॉडी मैस इंडेक्स, इसी में आपको मैं इंटरप्ट करूंगी, इसी रिपोर्ट में आप ये शाया किया गया कि 80% खवातीन जो हैं, और जबकि मर्द 70% हम देख रहे हैं मोटापे का शिकार है। ये ओबेसिटी खवातीन में ज़्यादा होने की वजह क्या है? देखिए वो ऑब्वियसली उसमें मल्टीपल वजूहत हैं। एक तो ऑब्वियसली डाइट हमारी माशाल्लाह इस तरह की है, और दूसरा एक्टिविटी लिमिट जो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। ख़वातीन ज़्यादातर घरों में काम कर रही होती हैं, कोई एक्टिव नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, और आज सारा काम होता है, और जो है वो घर में जो घरेलू ख़वातीन है वैसे घर में खाना वाना बना रही होती हैं, बाहर जाना बिल्कुल नहीं है। तो बेसिकली कोई एक्सरसाइज और एक्टिविटी ना होने की वजह से, और खाने माशाल्लाह हमारे इस तरह के हैं कि उससे मोटापा है लिटरली जैसे आपने कहा 80%, इट्स वेरी हाई नंबर्स। और ये जो है अगेन मेल्स में भी 70% बहुत बड़ा नंबर है। और मोटापा जो है वो बहुत सी बीमारियों की जड़ है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, शुगर भी हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है वो दिल के अमराज को काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ा देते हैं, और ये बहुत अलार्मिंग नंबर्स हैं। इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 मौत की वजह जो है वो दिल की बीमारियां हैं, और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यंग लोगों में हो रही है। वेस्टर्न कंट्रीज में 50, और कम से कम आप क्या समझते हैं कितनी उम्र में हार्ट अटैक जो है हम देख रहे हैं कि अब हो सकता है? देखिए होने को तो मैं आपको बताने लगा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में 50, 60 और 70 की एज में होता है, जबकि यहाँ में जब से पाकिस्तान में वापस आया हूँ इवन 30 की एज में तो बहुत कॉमन देखा जा रहा है। और मैंने यंगेस्ट जो देखा है वो 19 साल को भी जो है वो हार्ट अटैक हुआ है, जो कि अनहर्ड है वेस्टर्न पॉपुलेशन में। और हमारे यहाँ जो है लिटरली जैसे मैंने कहा कि हमने 20s में की एज में भी देखे हैं, और 30s और 40s में तो खवातीन में भी जो है वो देखे हैं, जो कि अगेन खवातीन में ये हार्ट अटैक का रिस्क ओवरऑल कम होता है। डॉक्टर साहब अभी आपने जिस तरह से ग़िज़ाएं की भी बात की कि मोटापा, ज़ाहिर ऐसी ग़िज़ाएं जिससे मोटापा होता है, फिर उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल आपने बात की कि हम वर्जिश ना करना, एक्टिविटी कम होना, ये बहुत सारी वजूहत है। एक बड़ी बुनियादी वजह हम ये भी देख रहे हैं, हम मिस भी कर रहे हैं, वेपिंग और स्मोकिंग, जो हम देख रहे हैं कि बहुत हम देख रहे हैं नौजवानों में ख़ास तौर पे उसका बड़ा ट्रेंड चल निकला है। ये किस हद तक हार्ट अटैक की या हार्ट डिजीज़ की वजह बनती है? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वन ऑफ द रीज़न जो यंग लोगों में ये हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है वो स्मोकिंग है। और स्मोकिंग एक्टिव नहीं, पैसिव स्मोकिंग इज एज बैड एज एक्टिव स्मोकिंग।
और हमारे यहाँ यंग लोगों में ये बहुत ट्रेंड हो गया है कि स्मोकिंग का भी और वेपिंग का भी, और वो समझते हैं कि शायद वेपिंग जो है वो नुकसानदेह नहीं है और इससे कोई मसला नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, वेपिंग भी आपके लिए डेंजरस है और हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। डेंजरस है जैसे हम आम सिगरेट देखते हैं? जी, ऑलमोस्ट इक्वली डेंजरस है। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है लोगों में कि जी वेपिंग से जो है वो कुछ नहीं होता और उससे वो कम हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। वेपिंग भी रिस्क अच्छा खासा है और उसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दिल के जो मरीज हैं, क्या वो जैसे हम देखते हैं कि अक्सर औकात हम सुनने में आता है कि जी वो कोई हार्ड किस्म की एक्सरसाइज ना करें, बेहतर है ज़्यादा वज़न ना उठाएं, तो उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो स्लोली वॉक की जानिब जाएं या वो वाकई एक्सरसाइज कर सकते हैं एक नॉर्मल पेस पर? नहीं, बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि अगर किसी को हार्ट का मर्ज हुआ है और हार्ट अटैक हुआ था या वैसे हार्ट का मर्ज है और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो गया है, तो वो अपनी नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं। बाकी वॉक तो जो है देखिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप 30 to 45 मिनट्स 5 days a week ब्रिस्क वॉक तो हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट 40% कम हो जाता है। इससे तो कोई अच्छी एक्सरसाइज, बट ये है कि एक्सरसाइज आप और भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। साइकिलिंग कर सकते हैं, फिर आप आजकल जगह जगह जिम्स खुल गए हैं, वो चीजें की जा सकती हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बिजी हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं। आपको टाइम निकालना पड़ता है। ये मेरी नजर में ये एक आपकी लाइफ इन्वेस्टमेंट है। हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन हेल्थ की इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आगे चल के फैमिली और आपके लिए भी बहुत बड़ा वो बन सकता है। तो टाइम आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा। अगर अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर क्या फायदा उसका। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। जी, डॉक्टर बशीर हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाले से बात कर रहे थे। और वाकई नाजरीन, हम ये देख रहे हैं कि अब सेहत के हम मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारी लाइफस्टाइल है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो सेहत है वो अल्लाह की आपको दी हुई इमानत है और इसमें इसका ख्याल करना आपकी ज़िम्मेदारी है, यहाँ पर फ़र्ज़ है बेसिकली। तो इसका ख्याल कीजिए और कम से कम ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कीजिए जिनसे हम देख रहे हैं कि बीमारियों का ख़तरा हो। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।